हेलो दोस्तों। क्या असर पड़ने वाला है हम पर? क्या बदल जाएगा हमारे समाज में? आइए मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। आजकल जो हमारा पूरा देश कर रहा है वो है कोरोना नाम की एक बीमारी से लड़ाई। इससे लड़ने के लिए अपना सारा काम काज छोड़ दिया है हमने। लॉकडाउन है देश में, और वो भी 2.0। क्या आपने अब से पहले अपनी जिंदगी में कभी लॉकडाउन देखा था? सोचा था कि इतना बड़ा देश थम सकता है, बैठ सकता है अपने घरों के अंदर? नई बात हो गई हमारी जिंदगियों में। ये नई भला भले हो, मगर एक बात इसके साथ भी कॉमन है, और वो ये कि इसका भी कुछ ना कुछ असर होगा हम पर, हमारे समाज पर। शायद ऐसा असर जिसके निशान बहुत लंबे समय तक रहेंगे। अगर सच कहूं तो हम मोटे तौर पे 1 महीने के आसपास लॉकडाउन में गुजार चुके हैं, और इस बीच दुनिया बदल चुकी है। जरूरत है खुद को उसके लिए तैयार करने की। बहुत सारे अनुमान हम पहले लगा चुके हैं, और बहुत सारे असर हमें अब तक दिखने भी लगे हैं, और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं इस डिस्कशन में कि इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। जब भी ये लॉकडाउन खुल जाएगा और हम वापस अपनी सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, हमारी उम्मीदें भी बिल्कुल अलग होने वाली हैं। एज ए नेशन वी वुड सी ए डिफरेंट पावर इक्वेशन इन द इंटरनेशनल अरीना। पड़ोसी के तौर पे, आयातक के तौर पे और कॉम्पिटिटर के तौर पे चाइना के प्रति हमारा नजरिया बदल जाएगा। हमारा ही क्यों, पूरा विश्व समुदाय उसे अलग ढंग से देखेगा। नौकरी देने वाले के तौर पर अब हम कुछ और सोचेंगे, और नौकरी पेशा के तौर पर हमारी चिंताएं कुछ और ही होंगी। और बदलने वाला है हमारा ओवरऑल कंज्यूम्शन पैटर्न और स्पेंडिंग स्टाइल। हमारे फाइनेंसेस, अर्निंग्स, सेविंग्स एंड इन टर्न हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव होने वाला है। मतलब हमारे रहने सहने के ढंग में बदलाव। यही वो असर है जिसे हम सबसे भली प्रकार समझना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे ढांचागत बदलाव आने वाले हैं, और ये बात मान के चलिए कि आर्थिक सामाजिक परिवेश में होने वाला बदलाव तालाब में गिरे उस कंकड़ की तरह होता है जो पूरे तालाब के पानी को हिला देता है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 8 से 10 लाख करोड़ रुपयों का घाटा होने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के चलते। 4% ऑफ आवर टोटल जीडीपी है ये। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए बजट के अनुसार फिस्कल डेफिसिट का अनुमान देखें तो वो भी 3.5 से 4% ऑफ जीडीपी रखा गया था। तो अगर सीधी भाषा में इसको समझें तो हमारे पास 3 से 4 रुपए कम पड़ने वाले थे 100 रुपए में, और अब चूंकि इतना ही घाटा होता दिख रहा है तो कुल 8 रुपयों के आसपास की कमी पड़ेगी। कमी कमी होती है साहब, अनचाहा असर डालती है, और दोगुनी है तो असर भी दोगुना होगा। बहरहाल इसके डिटेल्स हम आगे देखें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम आंकड़ों का हवाला देते हुए सूरत हाल समझाऊं, मगर है तो ये अर्थशास्त्र, सो कुछ नंबर्स तो प्रेजेंट करने ही पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का असर इंडिविजुअल्स पर समझने के लिए। अभी के लिए आते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर। 1,50,00,000 से भी ज्यादा नौकरियां जाने की आशंका जताई जा रही है लॉकडाउन की वजह से। सुनकर सिर्फ डर लगा या बुरा भी लगा? बुरा भी लगना चाहिए यदि आप मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो, क्योंकि इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहले सबसे गरीब तबका प्रभावित होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य की कल्पना कीजिए तो आपको युद्ध की भयावहता नजर आएगी। नौकरी जाने का असर क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए
ये बताने की बात नहीं है। और लोगों की नौकरियां जाने का असर क्या हो सकता है इकोनॉमी के लिए, किताबें लिखी जा सकती हैं इस पर, और ऐसी कोई भी किताब यही बताएगी कि लोगों की नौकरियां जाने का आखिरी असर ये होगा कि और लोगों की नौकरियां जाएंगी। वैसे इसका एक असर यह भी है कि उपभोक्ता मांग में कमी आई है। सिंपल ट्रूथ इज दैट द डिप्लीशन ऑफ परचेजिंग पावर or the probability of depletion of purchasing power brings up a cautious spending habit, which in turn shrinks the consumer demand. Examples available हैं। खुदरा कारोबार नीचे आया है, 2.29 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है खुदरा कारोबार को। 1.12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है होटल उद्योग को। इसका सीधा मतलब है कि हमारे बिजनेसेस आर नॉट एबल टू डू रेगुलर लेवल्स ऑफ अर्निंग, एंड सो डज द स्टेट्स। व्हाई स्टेट्स? बिकॉज दे गेट टैक्स रेवेन्यू फॉलोइंग द बिजनेस वॉल्यूम। यहां पर एक बात समझ लेना बेहतर रहेगा कि यह देश का ग्रेटेस्ट इमरजेंसी होने वाला है। 2008-9 में करीब 12 साल पहले अगर देखिए तो जो मंदी आई थी वो एक तरह से ड्रास्टिक रिडक्शन इन डिमांड का रिजल्ट थी। बिजनेसेस शॉक में थे क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे थे। अब अगर डिमांड नहीं होगी तो बिजनेस प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उनकी सप्लाई क्यों करेंगे? लेकिन उस समय वर्कर्स आराम से काम पर जा सकते थे। कंपनी सिचुएशन थी वो काफी अच्छे से बिजनेस ग्रोथ दिखा रही थी। जो हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम था, बैंक हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उसकी स्थिति बेहतर थी। जो सरकार थी उस समय की, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थी वो काफी हेल्दी थी। तो ये सारी चीजें फेवरेबल थी उस समय। या कह सकते हैं कि उनका बेटर होना इकोनॉमी के बाउंस बैक के लिए अच्छा संकेत था उस वक्त। एमएसएमईज मेजॉरिटी, जी हाँ मेजॉरिटी, close to 90% of total working population. As a ballpark estimate, 11 करोड़ जनता काम करती है। उनको बड़ी और अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डिमांड डिस्ट्रक्शन, कैश फ्लो प्रॉब्लम, लार्जर इंसॉल्वेंसी इश्यूज, और इतना ही नहीं, यहां पर सप्लाई चेन भी डिसरप्टेड है। India's largest wholesale market for household items, Sadar Bazaar, New Delhi, which remains usually flooded with the Chinese goods or with the products that rely on components imported from China, is staring at supply side crisis. For example, TV is a product that uses up to 75%. Smartphones are other items which use up to 85% Chinese components. These are certainly going to be hit critically. Components such as mobile displays, open cell TV panels, open circuit boards, memory and LED chips are imported from China only for the obvious business reasons. Even the simple products that can be produced locally are imported because that's cheaper. Though you might think here that it is an opportunity for the country if we can start producing feasible level of goods to lower the dependency on imports. So congratulations, you are thinking right and you are a hopeful citizen. But we will take up this aspect separately in another analysis video later. Disruption in supply chain or having an inflationary impact can be equally hampering. The impacts expected to be felt on essential commodities like medicines as well. The price of paracetamol has already gone up by 40%. India imports 70% of bulk medicines or raw ingredients for medicines from China. Similarly, cotton exports now held up completely. You also used to have special fabric export to China, which also is not happening.
So textile industry has also been suffering. Last to last month, there was not such a big impact, and everybody thought it to be contained in some time. But the impacts of the virus is being felt across industries and on imports as well as on exports. For example, in India, the cost of raw cotton has reduced by 200-300 rupees because there is no demand from China. Following all this, our businesses, especially shopkeepers, both retailers and wholesalers, exporters and manufacturers, are not able to operate. So who are these people? They are India. Yes, we are India. They are the consumers who make Indian consumer demand in turn. And they are the employers. It's scary, isn't it? They hire labor to accomplish business operations from the Indian labor market at large. अब अगर कैश फ्लो नहीं है तो पहले bankruptcy and then insolvency, and they might fire the workforce itself to save on the costs. So now they will not be earning, and the retrenched employees will not be earning. So nobody is buying, or buying highly cautiously, causing a negative consumer demand situation. अब इन सब बातों का असर हम पे समहाउ पड़ना तो है ही, बट इस लॉकडाउन की सिचुएशन में यह असर फाइनली गवर्नमेंट पे पड़ेगा. पूरे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से बंद करना पड़ा है. तो जो अर्निंग है यहाँ पर केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, वो रुक जाएगी. केंद्र को तो हो सकता है एकदम से असर ना पड़े, क्योंकि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब केंद्र के हाथ में आता है. लेकिन असर पड़ेगा जरूर, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पहले राज्य सरकारों की बात. राज्यों को जितने भी कर मिलते हैं वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से मिलते हैं, और इनमें से ज्यादातर एक्टिविटीज तो पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट अभी तो ठप है, और जब लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो अपने पूरे परिवार के साथ आप नहीं जाएंगे. क्यों? तो डाउट में है. डाउट में क्या खतरा है? सच में अल्कोहल से काफी टैक्स मिलता था, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा. वहीं फिर ट्रांसपोर्ट मीन्स है जो रुके पड़े हैं, फ्यूल टैक्सेस जो गवर्नमेंट को मिलते थे. क्यों? क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन ही नहीं है, और भी न जाने क्या क्या. बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो राज्यों को सीधी मार मारेंगे. देखने की बात है भारत में राज्यों का राजस्व. अगर हम देखते हैं 2020 का कुल रेवेन्यू, तो 31,54,000 करोड़ होता है, जिसमें से टैक्स रेवेन्यू है 22,60,000 करोड़, कुछ 72%. है ना परेशान करने वाला आंकड़ा? स्टेट फाइनेंसेस की हालत बहुत खराब होने वाली है. यह भयंकर चिंता है राज्यों को. इस इकोनॉमिक इनएक्टिविटी की जो लॉकडाउन से पैदा हुई है, कॉस्ट हमारे राज्यों को चुकानी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि राज्य सिर्फ इस महामारी की हालत में परेशान हो रहे हैं, वो पहले से ही परेशानी में थे. अब ये दोहरी मार असहनीय हो सकती है. पिछले 7 तिमाहियों में हमारी जीडीपी बुरी तरह से नीचे गई है. तो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन से तो हम गुजर ही रहे थे, जिसके लिए केंद्रीय सरकार की आलोचना भी हो रही थी, और एंड रिजल्ट यही था कि इस सारी कवायद में राज्यों की हालत बहुत खराब हुई रखी थी. वजह, भारत में क्वासी फेडरल सिस्टम मतलब अर्ध संघीय ढांचा है. टैक्स कलेक्शन का ज्यादातर काम केंद्र करता है. आर्टिकल 280 में संदर्भित है कि एक जगह कलेक्शन हो और फिर वह बांटा जाए. आर्टिकल 280 बेहद खास और दिलचस्प भाग है हमारे संविधान का, जो केंद्र और राज्यों के संबंध को मायने देता है. इस विषय पर हमारा अन्य वीडियो जल्दी आ रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि जरूर देखिए. सो बेसिक प्रपोर्शन इज
इफ द स्टेट्स वुडंट बी गिवन देयर ओन शेयर, वो लोकल लेवल पर मैनेज कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इसको रियल टाइम इवेंट्स की लाइट में। ऑन जुलाई 1st 2017 every state has surrendered its fiscal sovereign power over sales tax collection while adopting GST, one nation one tax, but it is important if the system works smoothly or not. जीएसटी में हिस्सा यूपी का यूपी को मिलना चाहिए, राजस्थान का राजस्थान को मिलना चाहिए, केरल का केरल को मिलना चाहिए, एमपी का एमपी को। इट डज नॉट सीम हैपनिंग द वे इट इज सपोज टू। 2019-20 में केरल स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया सेंटर पर, क्योंकि उसका जीएसटी का हिस्सा टाइम पर गया ही नहीं। एज सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ऐसी डावाडोल रही पिछले 12 महीने में। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं गया तो यह स्थिति और गंभीर होने वाली है। तब फिर इसका सीधा दुष्प्रभाव यह होगा कि जो सारे कैपिटल एक्सपेंसेस के प्रोजेक्ट हैं रुक जाएंगे, केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाले काम चल पाएंगे। मतलब आने वाले समय का जीडीपी इंपैक्ट होगा। सो वी कैन स्मेल द नोटोरियस साइक्लिकल इम्प्लीकेशंस। जैसा कि हम पहले ही ऊपर कह चुके हैं कि गवर्नमेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं, जो अभी पिछले कुछ समय से सही नहीं है। इसीलिए इसको श्री रघुराम राजन ने ग्रेटेस्ट इमरजेंसी सिचुएशन कहा है। यहां पर सरकार से यह उम्मीद रखेगा हर कोई कि इकोनॉमिक पैकेज लाए सरकार, और यहां से शुरू होता है लॉकडाउन का सेंट्रल गवर्नमेंट पर असर। जैसा कि पहले मैंने कहा इसी वीडियो में कि असर तुरंत भले ना पड़े, मगर पड़ेगा जरूर। और ये इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के दिनों का अंत कब होगा, कैसे होगा, इटीसी इटीसी। दरअसल हम ये सेकेंड राउंड के इकोनॉमिक इंपैक्ट देख रहे हैं, जो कि फेब एंड में आए लाइटर सप्लाई चेन डिसरप्शन और इनिशियल शॉक के बाद फर्स्ट लॉकडाउन और 14 अप्रैल को उसके एक्सटेंशन की घोषणा होने तक लगभग शेप ले चुके थे। अगर यहां पर यह सब चीजें नहीं रुकती हैं, अगर 3 मई के बाद भी परिस्थितियां सामान्य होना शुरू नहीं होती हैं, तो हम एंटर करने लगेंगे धीरे धीरे थर्ड राउंड ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट में। और इसके आगे फिर मेरा अनुमान है हम बढ़ जाएंगे 1930 के ग्रेट डिप्रेशन जैसे बड़े संकट की तरफ। ऐसा संकट जो पिछले 90 सालों में दोबारा देखने को नहीं मिला है। खैर, ये बिल्कुल अनचाही स्थिति होगी और उस भयावह प्रभाव के लिए एक बिल्कुल अलग विश्लेषण की जरूरत होगी, और वैसा कोई वीडियो मैं 3 मई और उसके बाद की घटनाओं को गहराई से देखने के बाद ही बनाऊंगा। चलिए वापस आते हैं अपने अभी के डिस्कशन पर। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की बात प्रधानमंत्री स्वयं कर चुके हैं, वो भी तब जबकि लॉकडाउन 1.0 एक्सटेंड किया जा रहा था। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि एक झटके में तो सब कुछ खुलना ही नहीं है। और करेला नीम चढ़ा। माइग्रेंट वर्कर्स जो जा चुके हैं और जिनका पलायन काफी हार्ड टाइम्स देखने के बाद अभी भी जारी है, क्या वो वापस आएंगे? आएंगे तो उसके बाद परिस्थितियां क्या होंगी? लेबर, one of the fundamental issues of production, and that too when laborers left on foot to reach their homes hundreds of miles away after several days and nights of starvation. God saves us. So we have learned that the pandemic has brought us to a broken supply chain for majority of finished goods, for the variety of raw and intermediate materials, exhausted entrepreneurs, laborless labor markets, lockdowns guidelines keeping everything shut and financially bleeding state governments. इसका मतलब है कि केंद्रीय मदद के बिना इकोनॉमी का पहिया अपनी न्यूनतम गति भी बरकरार नहीं रख पाएगा। यहां पर सरकार से लाइफ सेविंग इकोनॉमिक पैकेज की उम्मीद रखना कतई उचित है। हक है भाई हमारा,
On March 26, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman announced a rupees 1.7 lakh crore relief package during the April-June 2020 for those who got hit the hardest. Further to this, the center has given signs in the first week of this month only, more helps to be released to bring back the derailed economy on the track. We are all waiting to see what would be the next package. And as of now, the relief package in terms of percentage of GDP is only close to 1%, while many other countries have gone up to 10%. But here it would be optimum if we get as much as 4-5% of GDP. We will surely discuss this in some time, why 4-5% would be okay. So you are convinced, right? Okay, let me present you with the same question which our Central Financial Intelligentsia, including the Honorable FM, is facing. From where this money will be sourced to inject into the veins of the fragile economy? बोरो करना पड़ेगा, सरकार को बोरो करना पड़ेगा। जो रिसेंट बजट आया था उसमें ऐसा प्लान था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में करीब 7.8 लाख करोड़ सरकार बोरो करेगी, या बढ़ा दे सरकार, और यह 10 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। और इसकी वजह से जो हमारा टारगेट है 3.5% ऑफ जीडीपी एज फिजिकल डेफिसिट का, वो भी बढ़ जाएगा, करीब 5% ऑफ जीडीपी। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप के कई बड़े देश हो गए जिन्होंने बड़े बड़े पैकेज, $1 ट्रिलियन, मतलब 10% ऑफ देयर जीडीपी है, जबकि हमारे देश ने 1% से भी नीचे का एक। ये मैं इसके पहले भी कह चुका हूं इस वीडियो में कि हम स्ट्रेट अवे बहुत बड़े पैकेज नहीं ला सकते। हाँ, थोड़ा और जरूरी होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने के अपने अलग प्रभाव हैं, एज द नेम सजेस्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स। फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टूल है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इसका पूरा ब्यौरा हम किसी और डिस्कशन में समझेंगे, क्योंकि वह बिल्कुल अलग विषय है हमारे अभी के फोकस पॉइंट से। हाँ, अभी का विश्लेषण जारी करने के लिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो हमें डाउनग्रेड कर सकती हैं, जो बहुत अलार्मिंग हो सकता है। दीज रेटिंग्स डिटरमिन द आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स अस, क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी है और हमारा लेन देन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। आउटसाइडर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन आवर इकोनॉमिक कोरस, तो हमें इसको भी मेंटेन रखना होगा। फिस्कल डेफिसिट इरेशनली बढ़ने का एक नेगेटिव इंपैक्ट एक्सचेंज रेट पर भी पड़ेगा। देखते हैं कैसे। सपोज बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर देती है गवर्नमेंट, तो यहां पर जो फिस्कल डेफिसिट बर्डन होगा उससे रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं। एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन आवर बिजनेस। जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वह हमारी रेटिंग्स का सीधा फंक्शन है, वह यहां पर कम या खत्म होने लगेगा। परिणाम, हमारे देश में जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वापस लेने लगेंगे। इन अदर वर्ड्स, वो डॉलर की डिमांड करेंगे अचानक से, और इससे जो रुपए की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, जो इकोनॉमी के लिए काफी निराशाजनक होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ देखते हैं। तो ये लग सकता है आपको कि इतने टफ टाइम में इकोनॉमी की इमेज पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, मगर मेरा पर्सनल थॉट यही है कि इन बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के अस्तित्व के प्रति मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। समय आज नहीं तो कल वापस सामान्य होगा। लॉकडाउन पार्ट करके ही सही हटेगा। हम फिर से थोड़ा ज्यादा या कम स्वतंत्र होंगे, मतलब हमारे इकोनॉमिक बेल आउट अमाउंट्स उतने क्वांटम तक ही बढ़ाए जाने चाहिए जिससे हमारी बोरोइंग रेड जोन में न चली जाए।
मगर हमारा फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एज एन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक कैलामिटी वी आर स्ट्रगलिंग विथ. Luckily, borrowing and dropping money from the sky is not the only way to drag the economy out of the marsh. A wonderful proportion is that the size of the relief package is less important. The quality of the released measures can play a super cool part without fostering the serious impacts as discussed above, causing lower ratings or the lowered investors' confidence, leading to unfavorable forex situations. So what does the quality of bailout package mean? This is directly related to the distribution of the funds effectively. In other words, it is about watering those plants first which can fruit the earliest, or which can provide shade to the max area beneath it. Means funding those sectors at priority which can generate maximum employment and to that population which would drive a diverse consumer demand. I hope everybody listening to this have identified the sector by now. So before coming on to the efficacy of the aid and mutual impacts of it on various sectors and on the government, let us understand few remarkable points about our economy. We are in formal economy. Let us see how. Let the data speak. मोटे तौर पे 65% हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और 30% फॉर्मल है. इस 35% में से फिर 15% फॉर्मल है और 85% इनफॉर्मल. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे जान के क्या होगा, तो फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि फॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी पूरी तरह से टैक्स असेसमेंट में आता है और वेल मॉनिटर्ड होता है. तो एक प्रकार से फॉर्मल इकोनॉमी में बिजनेस एंटिटीज को पैसा देने में जोखिम कम रहता है और गवर्नमेंट के लिए बेहतर आकलन और नियंत्रण करना आसान हो जाता है. अब यहां पर इसका उल्लेख इसलिए किया गया क्योंकि हम फिस्कल डेफिसिट को न्यूनतम संभावित स्तर पर रखते हुए इकोनॉमिक पैकेज को इफिशिएंट ढंग से इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहे हैं. इसमें देश की आंतरिक मुद्रा मशीनरी मतलब बैंक, एनबीएफसी एटसेट्रा इन्वॉल्व होने वाले हैं और इनके पिक्चर में आते ही फॉर्मल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी मोस्ट वांटेड सेक्टर बन जाता है. एक और बात, प्रभाव समझने के लिए स्वभाव समझना ही पड़ता है. तो यहां इसका जिक्र मैंने इसलिए भी किया है कि किसी इकोनॉमी का फॉर्मल होना उसके संचालन को आसान और पारदर्शी बना देता है. मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के लिए शानदार स्थिति, अगर दोनों ऑनेस्ट रहना चाहते हैं तो. लेकिन फॉर्मलाइजेशन ऑलवेज कम्स आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस टिल डेट. टाइम्स बैक वी ट्राइड टू फोर्स द फॉर्मलाइजेशन इन आवर कंट्री और रिजल्ट्स उतने ठीक नहीं रहे हैं. जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज ऑफ डिमोनेटाइजेशन के बावजूद हम फॉर्मल इकोनॉमी नहीं बन पाए हैं. उसका सिंपल सा रीजन है, टेक्निकली दुनिया में कहीं भी फॉर्मलाइजेशन इज नॉट फोर्स्ड. इस बात को पहले कही हुई बात, अगर गवर्नमेंट और जनता दोनों ऑनेस्ट रहना चाहते हैं तो से रिलेट कर लीजिए, थोड़ी हंसी आ जाएगी आपको. हाँ, तो अब फॉर्मल पार्ट ऑफ इकोनॉमी को लेते हैं. ये वही सेक्टर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई किया था, एमएसएमईज. अगर इस सेक्टर को फंड करके एक्टिवेट कर दिया जाए, crores of people would not have to lose their jobs and the sector's contribution in GDP would be fueling the economy in near future. Is it simple? Business entities are not starving individuals.
that you just put some money in their hands and that's it. Generally, such operations are carried out via the institutional loans or by allowing more liquidity into the market for specific sectors through monetary control operations. This calls for the role of the financial institutions and their regulators while formulating a quality bailout package. So this way, even a smaller fund can be injected exactly where it is needed to serve the most. So now, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्र के माने हुए जानकार श्री रघुराम राजन का कहना है कि एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए ऐसे समय में। तो एज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस पैंडेमिक, बैंक्स और लोन देने वाली संस्थाओं की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है टुवर्ड्स इंडस्ट्री। ये ठीक है कि उनको लोन देने के लिए रेगुलेटर्स ही मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे वाया मॉनेटरी कंट्रोल मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न करता है। इस पॉलिसी के तहत मॉनेटरी कंट्रोल मेजर्स में चेंजेस करके मार्केट में लिक्विडिटी का वॉल्यूम और इसके फ्लो की दिशा दोनों को निर्धारित किया जाता है। इसमें चेंज होते रहते हैं, लेकिन एज एन इम्पैक्ट ऑफ द करेंट सिचुएशन, रेपो रेट 5.15% पर एनम से रिड्यूस करके 4.4% पर एनम कर दिया गया 27 मार्च को। ये निश्चित तौर पे लॉकडाउन और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से है, क्योंकि अगर आप पुराना डेटा देखिए तो ये न्यूनतम स्तर है अब तक का। इसका असर ये होगा कि बैंक्स कम रेट पे फंड्स प्राप्त कर लेंगे आरबीआई से, और साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी 17 अप्रैल को कम करके 3.75% कर दिया, सो दैट बैंक्स के लिए मनी होल्ड करना लेस अट्रैक्टिव हो और वो लेंड करने में ज्यादा रुचि दिखाएं। तो एज ए रेगुलेटर आरबीआई पे क्या असर हो रहा है, ये इजीली विजिबल है। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अपने आप में पूरे टॉपिक्स हैं, और उसके डिटेल के लिए हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट जल्दी रिलीज होने जा रही है। आप देखें उसे, होपफुली बहुत हेल्पफुल रहेगी इकोनॉमिक मैटर्स को समझने के लिए। Thus, we see the impacts of the lockdown on the financial institutions and their regulators. This impact is in the form of pressure to keep up the economic indicators as per the regular budgetary targets. मगर पुराने जख्मों का क्या? कंसर्न वाली बात यह है कि एनपीएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत दयनीय स्थिति में है पिछले कुछ समय से। मतलब जो लोन्स पहले दिए गए थे उनका रिकवरी ऑलरेडी पेन पॉइंट है। तो ऐसे में क्या बैंक्स और लोन्स देना चाहेंगे, इवन आफ्टर बीइंग ल्यूर्ड बाय द कैरेट्स बीइंग शोन यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी? सरकार की रीअश्योरेंस के बगैर ये इतना इफेक्टिव ना हो शायद। तो यहां पर एसआईडीबीआई जैसी इंस्टीट्यूशंस का रोल अहम हो जाता है, जो बैंकों को गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट अनयूजुअल लॉसेस। Why SIDBI or alikes? A new topic altogether. So I would like to explain in another dedicated video. So overall impact ये होगा मार्केट पर कि जो MSMEs हैं, जितने छोटे और मझोले व्यापार हैं, जिनकी पिछले 3 सालों से हालत काफी खराब थी और अब इस विकट समस्या में गिर गए हैं, शट डाउन होने के खतरे से जूझ रहे हैं, उनके लिए इजीली अवेलेबल इंडस्ट्रियल लोन्स का रास्ता खुल सकता है। यहीं पर यह बात भी समझने की है कि रिलीजिंग लिक्विडिटी इनटू द मार्केट एंड वेटिंग फॉर द लोन्स एप्लीकेशन कन्वर्टिंग इनटू डिसबर्सल हैव सम टाइम लैप्स एंड आल्सो इनहेरेंट हेजिटेशंस ऑन द साइड्स ऑफ द लेंडर एज वेल एज ऑन द साइड ऑफ borrowers. So there comes the other instrument used by RBI in its monetary policy, the bonds. If RBI is taking up the anchor's role and assistance to capable firms
for raising funds from every possible source using the corporate bonds can be highly effective. बेसिकली ये तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि पहले खेत में पानी उन जगहों पर डालो जो ऊंचाई पर हैं, मतलब बिग फर्म्स। जितना पानी एक्स्ट्रा होगा वो खुद ब खुद बहकर निचले भागों की तरफ चला जाएगा। बड़ी कंपनीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने से पहले अपने नेसेसरी खर्च करेंगी, लाइक डिसबर्सिंग हेल्ड सैलरीज एंड देन पेइंग आउट यूटिलिटी बिल्स, एंड फाइनली would buy raw materials to start production. And that is the flow we are looking for. This is a desirable course also for the reason that there are many big financial institutions having very large sums of money but not authorized to disburse loans. They can buy bonds releasing money to big corporate houses as desired. Even banks would be more interested in buying bonds compared to giving out insecure loans. To name a few, we have insurance companies, mutual funds, etc. This will be better way also for the reason that it will distribute the risk. Means now the banks will not be the only entities whose money will be on stake. The corporate bonds are now very much likely to be floated, and that brings a good opportunity to invest in the market. Even the government can pick more money from the market issuing government bonds. Consider this an impact of the lockdown. This seems so good to Sri Raghuram Rajan that he goes to that extent saying even RBI Act of 1935 should also be amended if it is needed. Because there are institutions which might be wanting to buy bonds but have limited money. So by amending this act, he wants to bring those institutions also in this scope whom RBI can provide direct loans. Its effects would be far-fetching. RBI मोराटोरियम लगा सकती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर्स को दे देते थे, अगर वो मोराटोरियम लगाकर रोका जा सके तो इट विल बी लाइकली टू रोल इनटू द मनी मार्केट अगेन। एंड मोराटोरियम इज जस्ट a deferment of financial transaction, so acceptable in such dire times. So this is likely to be an impact that the individuals would not be getting dividends in near future. Thus, we have many impacts of such bad economic environment, and changes are there to change us. Thank you very much for being with us. If you find this video helpful, please subscribe us and share it with everybody. There are more we would be bringing to you. Till then, take care and thanks once again.